जय हिंद साथियों, यदि सीटेट सितंबर 2026 में आपने भी एसएसटी लिया है पेपर 2 में, तो ये वीडियो आपके लिए आज का बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। यानी इतिहास के उन तमाम प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो सीटेट में पूछे जाने की संभावना है या कभी ना कभी वो पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और लाइक करके जरूर जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया। कारण है कि यह अनुवाद फारसी भाषा को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति को समझने के उद्देश्य से किया गया था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, आप बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अगर आपको उत्तर मालूम है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथियों, यदि हम सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कथन और कारण हमारे दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। साथ में मेरे भाई आपको ये ध्यान रखना है कि मुगल बादशाह अकबर ने 1580 में, ध्यान रखिएगा 1580 में संस्कृत का जो क्लासिक महाभारत था, क्लासिक महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया और इस अनुवाद का नाम रखा रज्मनामा। ठीक है ना। और अकबर ने क्या किया कि अपने साहित्यिक नवरत्नों में से एक फौजी और अबुल फजल, इन दोनों को इस अनुवाद के निगरानी का जिम्मा सौंपा। तो आपको ध्यान रखना है, बात है 1580 की। जो महाभारत है उसका फारसी अनुवाद करवाया गया और नाम रखा गया रज्मनामा। तो आई होप कि आपको ये सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं क्योंकि इसमें पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, आपको बताना है। देखिए प्रश्न ये है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बताइए, हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। मेरे भाई आपको ये बताना है, क्या यह सूफी संत का प्रमुख केंद्र है, यह दिल्ली में स्थित है, उपर्युक्त दोनों कथन सही है या उपर्युक्त दोनों कथन गलत है। ध्यान से समझिए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी हमारा दोनों कथन सही है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह सूफी संत का प्रमुख केंद्र था और यह दिल्ली में स्थित है। साथियों ध्यान रखिएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1236 से 1325 के आसपास है। ठीक है ना। देखिए, चिश्ती घराने के चौथे संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया और इस सूफी संत ने सहनशीलता की मिसाल पेश की। साथ में दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह सूफी कला का एक पवित्र दरगाह भी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर 3 है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट करके बताते भी रहिए। साथियों, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर में स्थित नहीं है। यानी विषम को पहचानना है, यानी जो नहीं है उसको पहचानना है। क्या हवा महल नहीं है, कनक वृंदावन नहीं है, जयगढ़ फोर्ट नहीं है या जोधाबाई पैलेस नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, अगर सही उत्तर की हम बात करें तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी जोधाबाई पैलेस जो है वो जयपुर में स्थित नहीं है। ध्यान से समझिए मेरे भाई, अगर हम बात कर रहे हैं कनक वृंदावन की तो ध्यान रखिए कनक वृंदावन राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और क्या है, यह एक उद्यान है। ठीक है ना। यह अरावली पर्वत से घिरा हुआ आमेर दुर्ग को जाने वाले मार्ग में नाहरगढ़ दुर्ग है, उसके नीचे बना हुआ यह कनक वृंदावन स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में एक जानकारी थी तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। साथियों, अगर हम बात करें जोधाबाई पैलेस की तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, ना कि जयपुर में है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने और आपको बताना है मेरे भाई। प्रश्न है कि तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंद के बारे में क्या सत्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है और आपको बताना है याहिया सरहिंद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जो तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं मेरे भाई, ध्यान रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी इन्होंने सैयद वंश के शासनकाल का विवरण दिया है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि ख्रीज खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बना, जिसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंद को संरक्षण दिया। यह सैयद वंश के काल में हुआ था, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह विवरण सैयद वंश के शासन काल में हुआ था। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि तुगलक वंश के पतन के संदर्भ में अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 और सही उत्तर आपको बताना है। तुगलक वंश के अंतिम शासक की बात है, तो मेरे भाई सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा है क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी महमूद तुगलक। ठीक है ना, कौन है? महमूद तुगलक। ठीक है ना, ध्यान रखिए साथियों, इसका अगर पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का यह अंतिम शासक हुआ, जिसका टाइम पीरियड रहा 1394 से लेकर के 1412 के आसपास। ठीक है ना, किसका? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक यह तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा। साथियों ये ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक है। इसके बाद 1414 ईस्वी में ख्रीज खां ने लोदी वंश की नींव रखी थी, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताना है कि चार मीनार के भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना। अगर हम चार मीनार की बात करें तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा 1591 में, ठीक है ना, चार मीनार 1591 ईस्वी में बनवाया गया। हैदराबाद भारत में यह एक ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है ना। दो शब्द उर्दू भाषा के चार मीनार, जो यह चार मीनार के रूप में जाना जाता है, तो यह उर्दू के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यह ध्यान रखिए 1591 में हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना होती है। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प दूसरा हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि राजा सवाई जयसिंह की प्रथम वेधशाला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी पहला और तीसरा दोनों कथन हमारा क्या है, सही है। यानी उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में वेधशाला बनवाई थी। किसने? राजा सवाई जयसिंह ने। ध्यान रखिए अगर हम बात कर रहे हैं राजा सवाई जयसिंह की, तो यह अजमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। ठीक है ना। साथियों यह 1724 में, कब? 1724 में इन्होंने दिल्ली में प्रथम वेधशाला बनवाई थी। कभी कभी लोगों को भ्रमित हो जाता है और इसको दिल्ली न कह के लोग जयपुर कहते हैं, लेकिन वो गलत है। पहला वेधशाला उन्होंने 1724 में दिल्ली में बनवाई। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है और यह वेधशाला खगोलीय गणना से संबंधित है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसका मकबरा भारत में स्थित है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसे मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत में स्थित है। तो साथियों ध्यान रखिए, अगर हम बात करें किसका मकबरा भारत में, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। सॉरी, मैं फिर से प्रश्न करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसका मकबरा
भारत से बाहर स्थित है, भारत में स्थित नहीं है, भारत से बाहर स्थित है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जहांगीर का। ठीक है ना, किसका? जहांगीर का मेरे भाई, ध्यान रखिए। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए, मुगल शासक जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ है? पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है मेरे भाई। कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में स्थित है। वहीं ध्यान रखिएगा, बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। काबुल कहाँ? अफगानिस्तान में। वहीं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा और अकबर और जहांगीर, तो ध्यान रखिए जहांगीर का मकबरा भी लाहौर में स्थित है, अभी हमने जैसा कि चर्चा किया। और वहीं अकबर की अगर मकबरे की बात करें तो सिकंदराबाद में है, ध्यान रखिएगा, सिकंदरा में इनकी मकबरा है। वहीं शाहजहां की मकबरा आगरा में है, और औरंगजेब की मकबरा औरंगाबाद में है। ये आपको ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर दूं मेरे भाई, प्रश्न ये पूछ रहा था कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? विकल्प दूसरा आपका सही था, जहांगीर का। इनका मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है, बाबर का काबुल में है यानी अफगानिस्तान में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, वहीं शाहजहां का आगरा में है, और औरंगजेब का औरंगाबाद में है मेरे भाई। विकल्प दूसरा सही है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये पूछ रहा है कि बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल और बिहार के विभाजन के संबंध में क्या सत्य है? बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल और बिहार के विजय के संबंध में क्या सत्य है? तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से सभी कथन सही हैं। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और वह मोहम्मद गौरी का दास था। तो आपके सभी कथन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात बख्तियार खिलजी की कर रहे हैं तो उसने प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बिहार में जहाँ हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी पढ़ते थे, और जहाँ पे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, और साथ में ही मेरे भाई ध्यान रखिएगा हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। और इसके तुरंत बाद यानी बिहार पर विजय प्राप्त करके उसके अगले ही साल वह बंगाल पर भी विजय हासिल किया। तो इसके बारे में ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरे भाई प्रश्न है कि मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी? अष्टप्रधान कौन होते थे मराठा व्यवस्था में? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। शिवाजी द्वारा यह शुरू की गई व्यवस्था थी। इसमें 8 मंत्री होते थे। यह सैन्य और नागरिक प्रशासन देखते थे लोग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अष्टप्रधान में जो पेशवा होता था वह सबसे प्रमुख पद होता था। ठीक है ना। दूसरा सर ए नौबत होता था, जिसे सेनापति कहते थे। पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था। वहीं पे मेरे भाई अमात्य मंत्री को कहा जाता था, वित्त मंत्री को। वहीं वाक्यानविश जो होते थे वो गुप्तचर होते थे, सूचना विभाग के। वहीं दबीर या सुमंत विदेश विभाग देखते थे। वहीं क्या एक होता है चिटनिस, वह पत्राचार विभाग देखता था। और सदर या पंडित राव धार्मिक मामले के मंत्री होते थे। और न्यायाधीश न्याय विभाग के होते थे। इस तरह से 8 अष्ट प्रधान परिषद हुआ करता था मराठा प्रशासन में मेरे भाई। विकल्प 4 सही है, ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा का उद्देश्य और समय काल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी उसने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन किया है। ठीक है ना। ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इब्न बतूता के भारत आगमन की, तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इब्न बतूता एक अरबी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1533 में भारत आया। कब मेरे भाई? 1533 ईस्वी में भारत आया। तुगलक ने इसे काजी के पद पर भी नियुक्त कर दी थी। और यह पान के पत्ते तथा भारतीय डाक व्यवस्था का आश्चर्य जाहिर करता है। और उसके द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, जो एक अरबी भाषा का किताब है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि रामानुजाचार्य का भक्ति दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी विशिष्टाद्वैतवाद पे आधारित है। ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य की, तो इनका टाइम पीरियड है 1017 से लेकर के 1017 से लेकर के 1137 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने एक दर्शन दिया विशिष्टाद्वैत के नाम से, और उन्होंने भक्ति को दृढ़ दार्शनिक आधार प्रदान किया। साथियों, ये वैष्णव संत थे, प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, और इनका जन्म मद्रास के पेरम्बदूर में हुआ था और इनकी मृत्यु बनारस में हुई थी। ये बात ध्यान रखना है, बनारस जिसे आप काशी के नाम से, वाराणसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल के अमीरों के सामाजिक वर्ग के बारे में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। सल्तनत काल की बात कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी वह मुख्यतः तुर्क मूल के थे। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए, दिल्ली सल्तनत जो 1210 से लेकर के 1526 तक इसका शासनकाल रहा, और इस पूरे 1210 से 1526 के बीच दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंशों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क के थे, इसलिए अधिकांश अमीर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर दूसरा, तुर्क मूल तुर्क के थे, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी से संबंधित प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है और सही उत्तर आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अकबर द्वारा अपने राजधानी के रूप में। ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, देखिए, फतेहपुर सीकरी नगर को मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में, कब मेरे भाई? 16वीं शताब्दी में बसाया गया था। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ध्यान रखिए मेरे भाई, यह नगर हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। 1573 ईस्वी में अकबर ने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि अब तक विश्व का सबसे बड़ा द्वार है, और यहीं पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी स्थित है। ठीक है ना। कौन से संत? तो संत शेख सलीम चिश्ती, इनका दरगाह है। साथियों ध्यान रखिएगा, 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण होता है। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में बसाया गया था। ये आप सभी बात को ध्यान रखिएगा, दिल दिमाग जहां हो बैठा लीजिए। अगला प्रश्न है मेरे भाई, आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी महाराष्ट्र औरंगाबाद में। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने इसे 17वीं शताब्दी में करवाया था। कब मेरे भाई? 17वीं शताब्दी के अंतिम समय में इसका निर्माण करवाया था। यह औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। तो विकल्प पहला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा के विषय में सही कथन का चयन करिए। देखिए, बुलंद दरवाजे की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से सभी। मतलब यह फतेहपुर सीकरी में है। यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। इसे अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मुद्रा सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी शेर शाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का चलवाया मुद्रा सुधार के संदर्भ में। साथियों ध्यान रखिए, शेर शाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी था। ध्यान रखिए मेरे भाई, 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी, वो शेर शाह द्वारा शुरू की गई थी। पहला रुपया शेर शाह के शासनकाल में ही जारी हुआ।
जो आज राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18 और प्रश्न ये है मेरे भाई कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर होना होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कम वेतन में विशाल सेना का भरण पोषण करना। देखिए मेरे भाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक किया गया। अच्छा, साथ में ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशाफ था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। साथियों, दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण इसी ने करवाया था। इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में विशाल और अस्थायी सेना रखना था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 19 और आपको ये बताना है मेरे भाई कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रसार। ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन के संबंध में, तो मेरे भाई इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी भक्ति आंदोलन के बारे में यह दक्षिण से उत्तर की ओर आया। रामानंद को इसका श्रेय दिया जाता है और इसमें जाति पाति के भेदभाव को नकारा गया। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दीवाने इलाही धर्म के विषय में। प्रश्न है कि दीवाने इलाही धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है और सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से सभी। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात कर रहे हैं दीवाने इलाही के बारे में, तो दीने इलाही के बारे में, तो दीने इलाही धर्म को बिरबल द्वारा स्वीकार किया गया था और इस धर्म की घोषणा मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में की गई मेरे भाई। ठीक है ना, 1582 ईस्वी में। यह एक धर्म ना होकर एक विचारधारा था जो सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। साथियों, आईने अकबरी के अनुसार इसे 18 लोगों ने अपनाया था, जिसमें बीरबल एकमात्र हिंदू थे। और आप सभी जानते हैं बीरबल के वास्तविक नाम को, तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, आपको ये बताना है। देखिए प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न ये है कि हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। प्रश्न समझिए, हनूज दिल्ली दुरस्त, इसका मतलब है अभी दिल्ली दूर है। इस कथन के ऐतिहासिक संदर्भ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है मेरे भाई कि यह प्रसिद्ध कथन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया था। पहला कथन है कि यह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया था यह कथन। दूसरा कि यह कथन गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहा गया था। तीसरा कि यह कथन अमीर खुसरो द्वारा अपने गुरु की प्रशंसा में कहा गया था। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का यह कथन है। ठीक है ना। संत औलिया के संबंध सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे नहीं थे। सुल्तान ने बंगाल अभियान से लौटने के पूर्व निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने को कहा था। उसी के प्रत्युत्तर में उसने कहा था कि हुजूर दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। विकल्प दूसरा आपका सही है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा विकल्प दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बताइएगा, अगला प्रश्न है मेरे भाई कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी? तो ध्यान रखिए, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो ऑप्शन नंबर ए सही, एक सही हो जाएगा, यानी फारसी भाषा थी। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थल के संबंध में सही कथन चुनिए। सिखों के 10वें गुरु जो थे, उनका गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान कहाँ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर देना है कि सही उत्तर क्या है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो विकल्प दूसरा हमारा सही है, यानी इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। विकल्प दूसरा सही है। साथियों ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है 22 दिसंबर 1666 को। 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। जानिए कि उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम क्या था? गोविंद राय था। और उनके पिता और उनके गुरु, पिता जो थे उनके, वही उनके गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। ठीक है ना, उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जो थे, तो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे, वहीं गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अरबों ने। किसने आक्रमण किया था? अरबों ने। ध्यान रखिए, अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक बड़ी सेना लेकर के 711 में, कब मेरे भाई? 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 26, और आपको ये बताना है कि अरब के शासन में राजा टोडरमल की मुख्य प्रशासनिक भूमिका क्या थी? सॉरी, अकबर के शासन में। बताइएगा, बताना है कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल की मुख्य प्रशासनिक भूमिका क्या थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है और अकबर के शासन में टोडरमल की भूमिका पूछा जा रहा है, प्रशासनिक भूमिका के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा वो होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी वित्तीय और राजस्व सुधार प्रणाली के रूप में कार्य करना। ध्यान रखिए मेरे भाई, राजा टोडरमल मुगल काल में सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न थे दरबार में अकबर के, उस 9 रत्नों में से एक रत्न ये भी थे, कौन? राजा टोडरमल। ये अकबर के शासनकाल में वित्तीय सलाहकार थे। और आप सभी जानते होंगे कि दहसाला प्रणाली जो है, जिसे दससाला प्रणाली भी कहते हैं, यानी 10 वर्षों के कृषि का ब्यौरा देख करके और उस पर कर लगाना, ये 10 साला प्रणाली थी जो टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में लाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, बताइए। प्रश्न ये है कि मध्यकालीन संतों यानी अकबर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास के जन्म के सही कालानुक्रम को पहचानिए। यानी जो अकबर हैं, कबीर हैं, नानक हैं, चैतन्य हैं, तुलसीदास हैं, इनका सही जन्म का कालानुक्रम क्या है? पहले कौन पैदा हुआ, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ये क्रम आपको बताना है। ठीक है ना, सही उत्तर बताइए, पहले कौन जन्म लिया। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पहले कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य स्वामी, फिर तुलसीदास जी। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम कबीरदास जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 1398 में। कब? कबीरदास जी का जन्म 1398 में। वहीं गुरु नानक का अगर हम जन्म की बात करें, गुरु नानक जी की, तो इनका 1469 में जन्म होता है। ठीक है ना,
वहीं अगर चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो 1489 इनका टाइम पीरियड है, जन्म, सॉरी 1486 होगा, 89 नहीं 86 होगा, 1486 चैतन्य महाप्रभु का जन्म है। वहीं तुलसीदास जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1511 ईस्वी है। फिर से आप समझिए, 1398 कबीरदास जी का जन्म, 1469 गुरु नानक जी का जन्म, वहीं 1486 चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म, 1511 तुलसीदास जी का जन्म। ये सही कालानुक्रम है। तो पहले कबीरदास जी, फिर गुरु नानक जी, फिर चैतन्य स्वामी, फिर तुलसीदास जी, ये सही क्रम है। विकल्प ए आपका सही हो जाता है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए, प्रश्न ये है कि शेर शाह सूरी अपने प्रशासनिक कौशल के लिए इतिहास में विशेष रूप से किस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। शेर शाह सूरी के बारे में बताना है कि वो अपनी प्रशासनिक कौशल के लिए इतिहास में विशेष रूप से किस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी उन्नत भूमि राजस्व प्रणाली के लिए शेर शाह सूरी काफ़ी प्रसिद्ध थे। देखिए, शेर शाह सूरी का जन्म का नाम था फरीद खान, ठीक है ना। भारत में जन्मे यह एक पठान थे। हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। कब हरा करके? 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया और फिर सूरी वंश की स्थापना की, ठीक है। विशेष रूप से शेर शाह सूरी की जो लगान व्यवस्था है ना, खास करके रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। इस व्यवस्था के लिए काफी प्रसिद्ध हैं शेर शाह सूरी। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था इनका क्या? लगान व्यवस्था। ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं जब रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो देखिए इसकी नींव सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही रखी थी। किसने रखी थी मेरे भाई? शेर शाह सूरी ने रैयतवाड़ी की व्यवस्था की नींव रखी थी। लेकिन बाद के समय में, यानी जब आपके ब्रिटिश शासन काल आता है, तो उसमें थॉमस मुनरो जो हैं, इसको पहली बार लागू करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को, थॉमस मुनरो। ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भाई, इस बात को समझिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या, यानी रैयतों से सीधे संपर्क करना रैयतवाड़ी व्यवस्था है। हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल आप ये जानिए, रैयत कहते हैं किसान, भू मालिक जो किसान है उसको हम रैयत कहते हैं, ठीक है ना। अभी भी जब आप ब्लॉक वगैरह में जाते हैं, राजस्व कर्मचारी के पास या लेखापाल के पास जब जाते हैं, तो पूछता है इस जमीन के रैयत कौन है, रैयत से मिलना है। रैयत मतलब उस भू मालिक, भू स्वामी, जो किसान है जिसका वो जमीन है, वो रैयत है, ठीक है ना। तो रैयत से डायरेक्ट संपर्क करना रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इस पे डिटेल में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी उन्नत भूमि राजस्व, भू राजस्व प्रणाली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिए मेरे भाई, कि बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, वह किस विजय का प्रतीक है? वह उसकी किस विजय का प्रतीक है, ये बताना है कि बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, वह उसकी किस विजय का प्रतीक है? बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 29 है। ध्यान रखिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया अकबर द्वारा। साथियों, बुलंद दरवाजा का जो निर्माण होता है वो 1602 ईस्वी में होता है। कब? 1602 ईस्वी में अकबर के यह गुजरात विजय का प्रतीक है। 1601 में होता क्या है कि 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय का प्रमाण के स्वरूप एक अभिलेख निर्मित करवाया जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, 1601 में दक्कन में अकबर के गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में एक अभिलेख है, और 1602 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किसका मकबरा है, ये बताना है। 4 विकल्प है, आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का यहाँ मकबरा है।
ठीक है ना। देखिए, बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था, और यह उसकी माता और औरंगजेब की जो बेगम है, दिलरास बानो बेगम, ठीक है ना, कौन, दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया उद दौरानी भी कहा जाता है, दिलरास बानो बेगम भी नाम है, उनकी याद में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह औरंगजेब के लड़के शहजादे आजम शाह के द्वारा बनवाया गया, जो कि औरंगजेब के पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया गया। बीबी का मकबरा एक ऐतिहासिक स्थल है, ध्यान रखिएगा। विकल्प दूसरा आपका सही है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 31 और एक प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से वह कौन सा क्षेत्र है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था? बताइए। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बीजापुर। ध्यान रखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीजापुर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बीजापुर कर्नाटक प्रांत का एक शहर है, और यह आदिल शाह बीजापुर सल्तनत की राजधानी भी रहा है। यानी कि जो बीजापुर है ना मेरे भाई, वो कर्नाटक में है, और यह एक सल्तनत की राजधानी रहा है। वो सल्तनत है आदिल शाही सल्तनत, उसकी ये राजधानी रहा है। ये राज्य अकबर के शासनकाल के समय में उनके साम्राज्य की सीमा से बाहर था, वहां तक इनकी पहुंच नहीं थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण के दौरान यहां से क्या लूटकर ले जाया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसका सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है, यानी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूट करके नादिर शाह द्वारा यहाँ से लेके गया। ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं नादिर शाह की, तो ध्यान रखिएगा नादिर शाह फारस का शाह था, ठीक है ना, और इसने अप्सरी वंश की स्थापना की थी। नादिर शाह ने यहाँ से भारत से प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी सड़क ए आजम का निर्माण करवाया था? बताइए। देखिए, अगर बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी शेर शाह सूरी ने। देखिए, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 33 है। शेर शाह सूरी जो है ना, यह एक पठान था, ठीक है, और इसने क्या किया कि 1540 ईस्वी में यहाँ से हुमायूं को हराया, ठीक है, और हुमायूं को हरा करके उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। किसकी मेरे भाई? सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था, और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टेट दे रहे हैं तो वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। शेर शाह सूरी का मकबरा, बताइए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रमुख युद्ध और किसकी पराजय से माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य का पतन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी तालीकोट के युद्ध में रामराज की पराजय से। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। हिंदू संस्कृति के इतिहास में विजयनगर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदू राजवंश रामराज की पराजय से यह वंश समाप्त हुआ, ऐसा माना जाता है। विकल्प दूसरा आपका सही है। आगे जो प्रश्न है वो ये है कि लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले की उपाधि किस सल्तनत कालीन सुल्तान को दी जाती थी? बताइए। लाखों का दान देने वाला, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था,
और गुलाम वंश का ये संस्थापक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। ये बात ध्यान रखिए, जरा कमेंट करके ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि चौसा का ऐतिहासिक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। चौसा का ऐतिहासिक युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ध्यान रखिएगा, बिहार में बक्सर के निकट कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा का युद्ध होता है, ठीक है ना। अच्छा, चौसा का युद्ध क्यों? क्योंकि देखिए चौसा जो है ना, ध्यान रखिए मेरे भाई, चौसा यहाँ एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, छोटा सा बस्ती हुआ करता था। कहाँ पे? बिहार में बक्सर के निकट कर्मनाशा नदी के किनारे एक चौसा नाम का एक छोटा सा कस्बा था, जगह था, जहाँ 27 जून, कब मेरे भाई? 27 जून 1539 को, ध्यान रखिए 27 जून 1539 ईस्वी को इस स्थान पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और शेरशाह सूरी विजय हुए, और यहीं से सूरी वंश की स्थापना होती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ये बताइए कि प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था। क्वेश्चन नंबर है 37। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4, यानी शाहजहां ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में, कब मेरे भाई? 1656 ईस्वी में सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया। यह पुरानी दिल्ली में स्थित है। कहाँ है मेरे भाई? पुरानी दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, पुरानी दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुरानी दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 38 और आपको ये बताना है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1526 ईस्वी में। कब मेरे भाई? 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। ध्यान रखिए, पानीपत का पहला युद्ध जो है ना उत्तरी भारत में लड़ा गया था, और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के पहले युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी उत्तर भारत में। साथियों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ना, वह 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल 1526 को होता है। किसके किसके बीच हुआ? तो ये आप ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, ठीक है ना। जो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और वहीं से बाबर जीता, और मुगल काल का उदय होता है। मुगल काल का उदय माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगल काल का उदय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कि अकबर के सैन्य अभियान के अंतर्गत किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, बताइए। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अकबर के सेनापतियों द्वारा। ध्यान रखिए मेरे भाई, अकबर ने 1574 में दाऊद खान करानी को पटना और हाजीपुर से खदेड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से बिहार अभियान किया था, और 12 जुलाई 1576 को यह भयंकर युद्ध के बाद दाऊद को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे फांसी दे दी गई। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 40 और प्रश्न ये कह रहा है, आपसे बताना है आपको कि अकबर के दरबार में नवरत्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अकबर के दरबार में प्रशासन और कला को सुदृढ़ करने के लिए नवरत्न थे। दूसरा कि अकबर के नवरत्नों की कुल संख्या 9 थी। अब उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो विकल्प तीसरा हमारा सही हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, अकबर के दरबार में 9 महारत्न थे, ठीक है ना। अच्छा, ये 9 रत्न क्या थे? तो 9 विद्वान थे, जो असाधारण प्रतिभा के विद्वान थे, असाधारण प्रतिभा के धनी थे ये 9 लोग।
अच्छा, कौन कौन थे अगर हम इनके नाम की चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, लिखने में हमको थोड़ा परेशानी हो रहा है क्योंकि स्क्रीन छोटा है और लिखने में हमें दिक्कत हो रहा है, संसाधन की कमी है हमारे पास। तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझते जाइए। जो लिख रहा हूँ, लिख तो नहीं पा रहा हूँ, पहले मैं क्या करता था, लिख के लाता था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोल दूं और आप उसको सुनते जाइए। देखिए, नवरत्नों की अगर बात करें तो सबसे पहले बात है अब्दुल फजल की। सबसे पहले कौन है? अब्दुल फजल है, फिर फैजी है, फिर मियाँ तानसेन हैं, फिर राजा बीरबल हैं, राजा टोडरमल हैं, राजा मानसिंह हैं, अब्दुल रहीम खान खाना है, फ़कीर अजीउद्दीन है और मिर्ज़ा अजीज़ कोका है। ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, उसका ऐतिहासिक नाम क्या है? बताइए। गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान के बारे में कह रहा है, तो सही उत्तर की अगर हम चर्चा करें तो विकल्प तीसरा सही है, यानी तलवंडी में। ध्यान रखिएगा, गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में होता है तलवंडी नामक गांव में। अब इस गांव को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कराची के निकट स्थित है। और इनके पिताजी का नाम कल्याण चंद्र दास वेदी और माता का नाम तृप्ता था, ये ध्यान रखिएगा। वह सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के 10 गुरुओं में से पहले गुरु हैं, प्रथम गुरु गुरु नानक देव। ठीक है ना? प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव हैं, जिन्हें ध्यान रखिएगा सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। सिखों के पहले गुरु हैं। अच्छा, सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 42। ये आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा और फारसी भाषा का ज्ञान उन्होंने किस स्थान पर रहकर प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर जो है ना, आनंद साहिब हो जाएगा। देखिए इसमें पटना के जगह आनंद साहिब, आनंद साहिब, ध्यान रखिएगा, आनंद साहिब। सही उत्तर क्या होगा? आनंद साहिब। ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह जी जब 6 वर्ष के थे तो उनकी गुरुमुखी और फारसी भाषा की औपचारिक शिक्षा अम्बाला के लखनौर साहिब में आरंभ हुई थी। ठीक है ना? जिसे आनंद साहिब भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? मुस्लिम संत आरिफ उद्दीन उनसे मिलने वहाँ आए थे। लखनऊ उनकी माता जी का जन्मभूमि था। ठीक है ना? इससे पूर्व उन्होंने पटना में संस्कृत सीखा था। ध्यान रखिएगा, वही पटना का यहाँ मैं लिख दिया, टाइप हो गया है। पटना में उन्होंने क्या सीखा? संस्कृत, जहाँ 1666 में उनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिए, 1666 में पटना साहिब में इनका जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन इन्होंने गुरुमुखी और फारसी भाषा जो है ना, आनंद साहिब से में सीखा जा करके, या लखनौर साहिब, अम्बाला में है लखनौर साहिब, वहाँ जाके सीखा 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी माता जी का जन्मभूमि था और पटना इनका जन्मभूमि था। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। 1666 में इनका जन्म होता है पटना में, वहीं इन्होंने संस्कृत सीखा, लेकिन फारसी और इन्होंने गुरुमुखी आपके आनंद साहिब में सीखा। तो विकल्प इसमें कोई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ अम्बाला सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 अम्बाला। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने वाले और उसे पूरा करवाने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? बताइए। किसने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया और किसने पूरा करवाया, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ध्यान से समझिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 उसके आसपास की बात है, कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण शुरू किया। फिर 1220 में कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आगे चलकर इसकी 3 मंजिलें पूरी की। फिर 1369 में बिजली गिरने के कारण इसका जो शीर्ष मंजिल था वो नष्ट हो गया।
फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल को तोड़कर नया बनवा दिया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी शाहजहां के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। मेरे भाई, दिल्ली का जो लाल किला है ना, दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1648 में बनवाया गया। ठीक है ना। यह उसकी किले बंद राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया गया था। लाल किला 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थल बना रहा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसका निर्माण कार्य कब होता है? 1648 में, और यह बनवाया गया था शाहजहानाबाद महल के रूप में। और फिर ध्यान रखिएगा 1857 तक, जब 1857 के क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा यहाँ से जब छोड़ा गया, लगभग उस समय तक यानी 200 वर्षों तक इसमें मुगल जो सल्तनत था वह इसकी निवास स्थल के रूप में रहा। ठीक है ना। तो ये मुगल सम्राट का निवास स्थल बना रहा लगभग 200 वर्षों तक। ये ध्यान रखिएगा, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है ना। 1648 में करवाया था। 1857 तक के मुगल वंशज रहा, लगभग 200 वर्षों तक रहा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक रूप से हमीदा बानो बेगम किसकी माता थी? क्वेश्चन नंबर 45 सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सम्राट अकबर की। देखिए, हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है ना। उन्होंने हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा। किसने? हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। विकल्प पहला आपका सही हो जाता है। ठीक है ना, फरीद खां। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? तो ध्यान रखिए, अगर गुरु गोविंद सिंह जी की माँ के नाम की हम बात करें तो मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर चौथा, यानी इनमें से कोई नहीं। जो भी विकल्प इसमें दिया है ये सभी विकल्प गलत है। ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना के बिहार में हुआ था। बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और माता का नाम गुजरी था। क्या नाम था? गुजरी देवी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि शिवाजी को किस मुगल सेनापति के माध्यम से समझौते के बाद कैद कर लिया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जय सिंह। ठीक है ना। ठीक है, जय सिंह द्वारा जो सेनापति था उसके द्वारा शिवाजी महाराज को कैद किया गया था। और कैद कौन किया था? तो औरंगजेब ने किया था। विकल्प यहाँ पे दूसरा सही है, लेकिन इसको कैद औरंगजेब ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत महान योद्धा थे भारत के, और बहुत बड़े रणनीतिकार भी थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कब मेरे भाई? 1674 में। कई वर्षों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया शिवाजी महाराज ने, लेकिन अंत में छल से औरंगजेब ने कैद कर लिया शिवाजी महाराज को। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी औरंगजेब ने। मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद है और यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया गया था? सम्राट अकबर द्वारा कहाँ करवाया गया था? सम्राट अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ करवाया गया था?
तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी फतेहपुर सीकरी में। ध्यान रखिए बुलंद दरवाजा आगरा शहर से 43 किलोमीटर लगभग दूर है। फतेहपुर सीकरी वहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया और यह 1602 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। किसके द्वारा करवाया गया? तो सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जब सम्राट अकबर ने गुजरात विजय किया तो गुजरात विजय की खुशी में उसकी याद में 1602 में फतेहपुर सीकरी जो आगरा के पास है वहाँ पे उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है फारसी भाषा में अनुवादिक रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी नाम है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए इसका सही उत्तर हो जाता है 51 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा यानी यह महाभारत का अनुवादिक नाम रज़्मनामा है। ये आपको ध्यान रखना है। 1580 में संस्कृत के महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था 1580 में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि भारतीय इतिहास में वह मुगल सम्राट कौन है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी औरंगजेब। ठीक है ना। देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707 तक। उसके द्वारा अपना पहला राज्यारोहण 2 बार यानी 1658 तथा 1669 में करवाया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास में सूफी किसे कहा जाता था? तो मेरे भाई सूफी कहा जाता था मुस्लिम संत को। विकल्प तीसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद किस नेता के नेतृत्व में जाटों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया? तो जो सही उत्तर है वह है विकल्प तीसरा यानी चूड़ामन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर तीसरा है यानी चूड़ामन। ठीक है ना। ध्यान रखिए औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। तो 1707 में मृत्यु हो गई तो मुगल कमजोर हो गया और उसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए चूड़ामन ने अपने राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई और 1707 के जाजौ की लड़ाई से इसका फिर उदय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। विकल्प दूसरा आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासक की बात करें तो रजिया सुल्तान है 1236 में मेरे भाई। कब? 1236 ईस्वी में। यह वहाँ के अमीरों और जनता के द्वारा इसको गद्दी पर बैठाया गया और इसने क्या किया कि रजिया ने क्या किया कि पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहन करके खुले मुंह दरबार में जाने लगी। तो ये ध्यान रखिएगा यह पहली महिला मुस्लिम शासिका रही 1236 में रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 56 का वो है आपका विकल्प तीसरा यानी 1320 में। ठीक है ना। कब? 1320। ध्यान रखिए तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 ईस्वी में किया मेरे भाई। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक जो नाम था वो गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि मुगल मूलतः कहाँ के निवासी माने जाते हैं? तो देखिए जो मुगल हैं वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। विकल्प तीसरा सही है। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किस मुगल शासक के समय बनवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 58। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी अकबर के शासनकाल में। ध्यान रखिए ऐसा कहा जाता है कि जो हुमायूं की बेगम है मतलब उसकी जो पत्नी है हमीदा, ठीक है ना, उसके द्वारा यह आपका मकबरा बनवाया गया था। ठीक है। इस मकबरा के जो वास्तुकार थे मूसा खां थे और हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में दिन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों पे से गिरने पे। ये आपको ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। गुरु गोविंद सिंह जी का रचनाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनकी रचनाओं का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर है 59 और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी दसम ग्रंथ में, विकल्प दूसरा सही है। दसम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है जो सतगुरु गोविंद सिंह की पवित्र वाणी एवं रचनाओं का संग्रह है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 60 पे, और क्वेश्चन नंबर के 60 ये कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में न्याय व्यवस्था के रूप में नियुक्त हुआ था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 60। तो ध्यान रखिए इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 है यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। इब्न बतूता अरब यात्री और एक विद्वान भी था। उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के तांजियर में उसका जन्म हुआ था और उसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी और अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया था और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था और उसी के दरबार में यह नियुक्त हुआ था। तो विकल्प चौथा आपका सही है। तो ये रहे आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिस्ट्री से लिए गए हैं एनसीईआरटी की किताब से। बाकी फिर मिलते हैं हम पॉलिटी और हिस्ट्री के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।